क्या आप घर से टेलरिंग बिजनेस कर रही है बट आप अभी सोच रही है कि उसको प्रोफेशनली एक्सपांड किया जाए, उसको आपको प्रोफेशनली एस्टेब्लिश करना है, उसको एक ब्रांड बनाना है, बट आपके मन में बहुत सारे सवाल है, जैसे इन्वेस्टमेंट कितना लगने वाला है, जैसे मार्केटिंग कैसे करनी है, क्लाइंट्स को कैसे अच्छी सर्विस देना है, या और भी बहुत सारी बातें। तो ये जो सारे सवाल आपके मन में है, ये सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के थ्रू मिलने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और वीडियो के एंड में मैं बहुत ज़रूरी एक अनाउंसमेंट करने वाली हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। नमस्ते, वेलकम टू पीयू डिज़ाइनर स्टूडियो। यहाँ हम सीखते हैं फैशन से रिलेटेड सब कुछ, जैसे कटिंग एंड स्टिचिंग, हैंड पेंटिंग, हैंड एम्ब्रॉयडरी, फैशन स्टाइलिंग एंड फैशन बिजनेस रिलेटेड बातें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोफेशनली बुटीक बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है। तो इस टॉपिक को मैंने 7 डिफरेंट पार्ट्स में 7 डिफरेंट पॉइंट में डिवाइड किया है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो चलो बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ। तो पहला पॉइंट है हमारा बिजनेस प्लान। देखो, कोई भी बिजनेस में बिजनेस प्लान करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विदाउट बिजनेस प्लान कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल नहीं बन सकता, इसीलिए बिजनेस प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको बिजनेस प्लान करना है। तो बिजनेस प्लान में सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सोचना है, आपको समझना है सबसे पहले कि आप क्लाइंट को कौन से टाइप की सर्विस देना चाहते हो। जैसे लेडीज़ वेयर की सर्विस देना चाहते हो, किड्स वेयर की सर्विस देना चाहते हो, या सिर्फ ब्राइडल वेयर आपके पास रखना चाहते हो, या और भी कोई जैसे मेंस वेयर की सर्विस देना चाहते हो। तो ये सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आप कौन से टाइप की सर्विस देना चाहते हो। देन उसके बाद आपको लोकेशन की प्लानिंग करनी होगी कि आपको लोकेशन कहाँ पे डिसाइड करना है, कौन सा एरिया आप देख रहे हो, उस एरिया में आपका कंपटीशन क्या है, उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी कैसी है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको स्टडी करना होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा यूनिकनेस। देखो, बिजनेस में यूनिकनेस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट यूनिकनेस कोई भी बिजनेस ब्रांड नहीं बन सकता। देखो, आज तक जो भी बिजनेसेस ब्रांड बने हैं वो वही है जिनमें कुछ ना कुछ यूनिकनेस है, उसमें यूनिकनेस रहता है, इसीलिए वो ब्रांड बनता है। तो अपने भी बिजनेस में कुछ ना कुछ यूनिकनेस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको सोचना है कि आपके बिजनेस में आप कौन सी यूनिक क्वालिटी लोगों को दे सकते हो, क्लाइंट्स को दे सकते हो, या कौन सा यूनिकनेस आपके बिजनेस में रहने वाला है जो आपको सबसे अलग बनाता है। तो आपको इसके बारे में भी सोचना होगा। तो ऐसे आपको बिजनेस का प्लान बनाना होगा। सेकेंड पॉइंट है हमारा लोकेशन एंड वर्क प्लेस। तो आपको क्या करना है, आपको एक 100 स्क्वायर फीट का एक शॉप रेंट से ले लेना है। जब आप शॉप रेंट से लोगे तब आपको लोकेशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी जो लोकेशन है वही आपको क्लाइंट्स देने वाली है, वही आपका जो मार्केटिंग है वो बढ़ाने वाला है। इसीलिए आपको लोकेशन बहुत ध्यान से चूज़ करना है। लोकेशन आप ऐसी जगह पे चूज़ करो जहाँ पे वुमेन्स क्राउड हो, ना कि मेंस, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो है वुमेन्स ओरिएंटेड बिजनेस। इसके लिए हमें जहाँ पे वुमेन्स का क्राउड ज़्यादा है वहाँ पे ही हमें लोकेशन चूज़ करना पड़ेगा। जैसे हमारे साइड में जैसे ब्यूटी पार्लर है, कोई कॉस्मेटिक की कोई शॉप है, जैसे ज्वेलरी का कोई शॉप है, ऐसे पॉइंट पे कैसे जो वुमेन्स लोगों का जो क्राउड है, लेडीज़ लोगों का क्राउड है, वो बहुत ज़्यादा रहता है। इसका प्रॉफिट हमें बिजनेस में होता है, हमें ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती। जो साइड में जो उनके क्लाइंट्स जो रहती है, जो लेडीज़ क्लाइंट रहती है, वो हमारे पास भी आ जाती है। इसीलिए लोकेशन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, लोकेशन सही डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, वहाँ पे मेंस क्राउड ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अगर मेंस क्राउड ज़्यादा रहा तो लेडीज़ को ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा फील हो जाता है, थोड़ा सा अनईजी उनको फील होता है, तो इसीलिए वो आने से थोड़ा सा परहेज करती है। इसीलिए आपको लोकेशन बहुत ही अच्छे से ध्यान से चूज़ करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में सबसे फर्स्ट आता है वो है टेलरिंग मशीन। टेलरिंग मशीन में हमें इन्वेस्ट करना ही है। तो टेलरिंग मशीन देखो, आप इंडस्ट्रियल टेलरिंग मशीन में इन्वेस्ट करो। इंडस्ट्रियल टेलरिंग मशीन बहुत अच्छा होता है, बहुत हेवी ड्यूटी होता है, फिनिशिंग भी बहुत अच्छा आता है कंपैरिजन टू जो भी अम्ब्रेला मशीन है या जो भी बेसिक मशीन है, उसके कंपैरिजन में फिनिशिंग भी बहुत अच्छे से आता है। तो आप एक अच्छे से जो इंडस्ट्रियल मशीन है उसमें आप इन्वेस्ट करो। देन सेकेंड आता है आपका इंटरलॉक मशीन। इंटरलॉक मशीन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब क्लाइंट्स आते हैं उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेब्रिक्स वो हमारे पास लाते हैं। जैसे कोई सिल्क लाता है, कोई सैटिन लाता है, उसके बहुत थ्रेड्स निकलते हैं। तो इफ़ हम उसको इंटरलॉक करते हैं उस फैब्रिक को, तो थ्रेड नहीं निकलते और क्वालिटी उसका इंक्रीज हो जाता है जो हम आउटफिट स्टिच करते हैं उसका।
तो इसीलिए इंटरलॉक मशीन का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम हमारे बिजनेस को प्रोफेशनली रन कर रहे हैं, इसीलिए हमें इंटरलॉक मशीन में भी इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं होगा तो आप बहुत हेवी मशीन में मत इन्वेस्ट करिए, आप कोई सेकेंड हैंड मशीन में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, या जैसे एक बेसिक इंटरलॉक मशीन आता है जो 5,000 to 7,000 के अराउंड आता है, आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इंटरलॉक मशीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन थर्ड है हमारा कटिंग टेबल। आपको एक कटिंग टेबल में भी इन्वेस्ट करना है। कटिंग टेबल देखो आपके 3 काम में आएगा। जैसे फर्स्ट काम है आपका कटिंग करना, देन सेकेंड है आपका आयरन करना, प्रेस करने के लिए आपको कटिंग टेबल काम में आ जाएगा। देन आता है स्टोरेज। आप आपके कटिंग टेबल को ऐसा कस्टमाइज करवाओ जिसके वजह से आप उसमें स्टोरेज भी कर सको, क्योंकि बुटीक में बहुत स्टोरेज रहता है। जैसे टेलरिंग का पूरा मटेरियल है, क्लाइंट्स अपने पास कपड़े ला के देते हैं, वो कपड़े हमें अच्छे से स्टोरेज करके रखने पड़ते हैं। जैसे किसी का अभी ऑर्डर कंप्लीट कर लिया है हमने, तो उसका भी हमें स्टोरेज करके रखना पड़ता है। कोई कोई क्लाइंट जल्दी ऑर्डर नहीं रिसीव करते, तो उनका हमें स्टोरेज करके रखना पड़ता है, जो भी उनके कपड़े रेडी है उनका। तो इसीलिए बहुत स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए हम हमारा जो कटिंग टेबल है उसको ऐसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं जिसमें हमारा स्टोरेज भी हो जाए। कटिंग टेबल को जब हम कस्टमाइज़ करते हैं तब ध्यान रखिए कि उसमें ड्रॉवर्स भी रखिए सामने, जिससे क्या होगा, जब भी हम कटिंग करेंगे, जैसे हमारी हैंडी चीज़ें हैं, जैसे पिंस हो गई, मेजरिंग टेप हो गया, टेलरिंग चौक हो गया, तो हम उसमें उस ड्रॉवर में रख सकते हैं। एंड जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो हम इजीली निकाल भी सकते हैं। इससे हमें कटिंग में बहुत आसानी होगी। तो आप एक चीज़ कर सकते हो। देन नेक्स्ट आता है हमारा इन्वेस्टमेंट में टेलरिंग मटेरियल। तो ऑफकोर्स टेलरिंग मटेरियल तो आपको लगने ही वाला है, सारा सब कुछ टेलरिंग मटेरियल आपको लगने वाला है। तो टेलरिंग मटेरियल का एक बहुत लंबा लिस्ट है जो आपको मैं एक स्पेशल वीडियो में समझाऊंगी। तो ऑफकोर्स टेलरिंग मटेरियल आपको लगने वाला है, जो भी आपकी बेसिक चीज़ें हैं, जैसे मेजरिंग टेप है, सीजर्स है, चॉक है, कैनवास पेपर है, ये सारी चीज़ें, और साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आती है, वो भी आपको लगने वाली है। तो टेलरिंग मटेरियल में भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देन आता है प्रेस। आपको एक अच्छे आयरन में इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि जो आयरन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी हम कपड़े, कोई हमारा आउटफिट बन के रेडी हो गया है, या कोई आउटफिट हम रेडी कर रहे हैं, उसका नेक का फिनिशिंग करना है, या उसमें कोई हमने उसमें हमने कुछ डिज़ाइन बनाया है, जब हम उसको प्रेस करते हैं ना, तब उसका जो फिनिशिंग है वो अनदर लेवल दिखता है। तो आपको प्रेस में इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ट्रायल रूम। देखो ट्रायल रूम में इन्वेस्ट करना कंपलसरी नहीं है, ये पॉइंट आप स्किप भी कर सकते हो। अगर मेरा सजेशन लोगे तो आप ट्रायल रूम में इन्वेस्ट करो। उसके बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, बहुत सारे एडवांटेजेस भी है। देखो जैसे अगर कोई क्लाइंट का ड्रेस आउटफिट बन के रेडी हो गया है, तो हम उनको ट्रायल के लिए बुला सकते हैं, हमारे सामने हम उनका ट्रायल ले सकते हैं। जैसे उनको कुछ फिटिंग में प्रॉब्लम है, जैसे बहुत लूज हो रहा है या बहुत फिट हो रहा है, तो हम तभी के तभी उनका करके दे सकते हैं। बट जब क्लाइंट घर पे वो आउटफिट लेके जाते हैं, घर पे वो ट्राई करते हैं, देन उनका अगर उनको कुछ प्रॉब्लम रहा, जैसे माइनर भी कुछ प्रॉब्लम रहता है, तो फिर वो फ़ोन करके बाप रे मेरा ड्रेस तो बिगड़ ही गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे एग्जैजुरेट करके बताते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप ट्रायल रूम आपके बुटीक में रखो, जिससे क्या होगा, आप आपके सामने उनका ट्रायल ले सको, और आपके सामने जो भी प्रॉब्लम है वो आप उनको समझा के बराबर उनके हिसाब से आप उनको वो जो ड्रेस का करेक्शन करना है वो आप कर सको। या अगर वो परफेक्ट होगा तो आपके सामने वो मतलब ड्रेस परफेक्ट है ऐसी श्योरिटी देके आप उनको वो डिलीवर कर सको। इसके लिए ट्रायल रूम होना बहुत ज़रूरी है। ट्रायल रूम आप स्किप भी कर सकते हो, ट्रायल रूम आप रख भी सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगी एक आप DIY टाइप ट्रायल रूम बना सकते हो, जैसे मैंने मेरे बुटीक में बनाया था। मैं उसका इमेज आपको साइड में दे दूँगी। देखो मैंने क्या किया था, एक स्टील का रॉड लिया था जिसमें हम कर्टन लगाते हैं, उस रॉड को जो वेल्डिंग करके देते हैं उनके हेल्प से उसको बेंड करवा लिया था राउंड शेप में। और जहाँ पे हमारे जो बुटीक का कॉर्नर है, जो हमें लगता है कि अभी हमें यूज़ में नहीं आने वाला है, तो 3 बाय 3 फीट का मैंने जो कॉर्नर है वो यूज़ कर लिया था उसके लिए। तो मैंने वो जो बेंड किया हुआ जो रॉड था वो वहाँ पे फिट करवा लिया, उन्हीं के हेल्प से, जो वेल्डिंग वाले थे उन्हीं के हेल्प से वहाँ पे फिट करवा लिया। और उसमें जो कर्टन है वो मैंने उसमें यूज़ कर लिया। उससे क्या हुआ, मुझे ट्रायल रूम भी मिल गया, मेरा ट्रायल रूम भी मेरा बन गया, और जो ट्रायल रूम के एडवांटेज है वो भी मुझे मिल गए। नेक्स्ट आता है हमारा मिरर। अभी देखो ट्रायल रूम तो हमने रख ली, तो हमें मिरर भी ऑफ कोर्स लगने ही वाला है। तो मिरर पे भी इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई क्लाइंट फिटिंग चेक करते हैं तो उनको देखने के लिए मिरर की ज़रूरत पड़ती है, तो मिरर भी बहुत ज़रूरी है।
देन आता है हमारा काउंटर टेबल एंड चेयर्स। देखो काउंटर टेबल एंड चेयर्स भी आप स्किप कर सकते हो अगर आपका बजट नहीं होगा तो, बट इसका एक प्रॉफिट ऐसा होता है जैसे कोई क्लाइंट आता है, उनको डिज़ाइन डिस्कस करने रहते हैं तो आप काउंटर टेबल पे आप उनके साथ डिज़ाइन डिस्कस कर सकते हो, या जैसे आपको कोई डिलीवरी देनी है या जैसे किसी का ऑर्डर रिसीव करना है तो ये सारी चीज़ें आप काउंटर टेबल पे कर सकते हो। नहीं तो क्या होता है, जैसे हमारा कटिंग स्टिचिंग का टेबल है वो हम एज अ काउंटर अगर यूज़ कर रहे हैं तो कोई क्लाइंट अगर आ गया, हम कटिंग कर रहे हैं कोई आउटफिट की, तो हमें वो सारा सब कुछ साइड में रख लेना पड़ता है, देन उनका ऑर्डर लो, उनके साथ बात करो, तो हमारा जो वर्क है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है। तो ये अवॉइड करने के लिए काउंटर टेबल का होना ज़रूरी है जहां हम सिर्फ क्लाइंट को अटेंड करें, इसीलिए काउंटर टेबल का होना ज़रूरी है। देन नेक्स्ट आता है हमारा ड्रेस फॉर्म, हैंगर्स एंड स्टैंड। देखो ये तीनों भी चीज़ें होना ज़रूरी है। हैंगर्स तो हमें लगने ही वाले हैं ऑफकोर्स, क्योंकि जो भी हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं उसको हैंग करने के लिए हमें हैंगर्स लगने वाले हैं। देन आता है हमारा डमी ड्रेस फॉर्म। तो ड्रेस फॉर्म हमें इसलिए लगने वाला है, जो भी हम हमारे क्रिएशंस बनाएंगे अगर हम वो ड्रेस फॉर्म पे अगर लगा के उसको डिस्प्ले करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है या क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करता है। जब हमारे पास ड्रेस फॉर्म रहता है तब हम क्या कर सकते हैं, उस ड्रेस फॉर्म को जो भी हम ड्रेस हमने बनाया है उसको वियर करवा दो, देन उसको आप वीडियो शूट कर सकते हो, उसका फ़ोटो शूट कर सकते हो, आप सोशल मीडिया पे उसकी मार्केटिंग कर सकते हो। उसके लिए ड्रेस फॉर्म बहुत यूज़फुल होता है। देन आता है ड्रेस फॉर्म का और एक यूज़ है, जैसे किसी क्लाइंट ने आपको ड्रेपिंग का कुछ डिज़ाइन आपको बताया है, तो अगर आपको बनाना है ड्रेपिंग का डिज़ाइन तो आपको ड्रेस फॉर्म यूज़ में आने वाला है, तो ड्रेस फॉर्म का भी होना ज़रूरी है। देन स्टैंड ऑप्शनल है। देखो अगर आपके पास आपने आपकी बुटीक में अगर कुछ ऐसा एडजस्टमेंट कर लिया है, एक आधा रॉड वगैरह ऐसा लगा दिया है, तो आपको स्टैंड की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। इफ़ आपने अगर रॉड नहीं लगाया है हैंगिंग के लिए तो फिर आपको कोई स्टैंड लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, जिससे आप आपका जो भी बनाया हुआ डिज़ाइन है उस पर आप हैंग कर सको। देन देखो इन्वेस्टमेंट में और एक चीज़ आती है, वो आती है फ्लेक्स। फ्लेक्स बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हम स्किप नहीं कर सकते। फ्लेक्स तो आपको बनाना ही है। देखो फ्लेक्स में 3-4 टाइप्स आते हैं, जैसे मेरे इन्फॉर्मेशन के अनुसार एक सिंपल वाला फ्लेक्स आता है, देन एक ग्लोसाइन बोर्ड आता है, देन आता है एक एक्रेलिक। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी एक तो आप सिंपल बोर्ड में इन्वेस्ट करो अगर आपका बजट नहीं होगा तो, नहीं तो आप ग्लोसाइन बोर्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। मैंने जब मेरा बुटीक डाला था तो मैंने ग्लोसाइन बोर्ड में ही इन्वेस्ट किया था, क्योंकि देखो जैसे ग्लोसाइन बोर्ड में क्या होता है, अंदर लाइट का फिटिंग रहता है, जिससे क्या होता है रात में बोर्ड विजिबल रहता है। जो सिंपल वाला बोर्ड रहता है ना उसमें कोई लाइट का फिटिंग नहीं रहता, तो वो रात को विजिबल नहीं रहता। जैसे कोई क्लाइंट क्या करते हैं, दूर से ही देखते हैं कि शॉप ओपन है या नहीं है, अगर उनको शॉप की जो हमारी बोर्ड है वो अगर विजिबल नहीं रही तो कंसिडर कर लेते हैं कि शॉप बंद है, ऐसा भी होता है। इफ़ आपका बजट नहीं है तो आप सिंपल बोर्ड भी रखो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके ऊपर एक लाइट आप लगा लो। एकदम भी नहीं बट थोड़ा सा एडजस्टमेंट तो आपका हो ही जाएगा। जब आपका बिजनेस ग्रो होगा तब आप एक अच्छे बोर्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। देन आता है हमारा डेकोरेशन का पार्ट। डेकोरेशन भी बहुत ज़रूरी है। देखो डेकोरेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, आप प्लांट्स भी लगा सकते हो, जैसे इंडोर प्लांट्स लगा लो। जैसे देखो मेरे यहाँ पे जो प्लांट है इंडोर प्लांट है, इंडोर प्लांट आप लगा लो, बहुत अच्छा दिखता है और थोड़ा सा डेकोरेटिव भी लगता है, पॉजिटिव एनर्जी इंक्रीज होती है, तो आप इंडोर प्लांट का भी यूज़ कर सकते हो। डेकोरेशन के लिए आप अनदर चीज़ एक कर सकते हो, जैसे आपका कुछ वर्क है, जैसे इलस्ट्रेशन है आपके बनाए हुए हैं, जैसे आपकी कुछ एम्ब्रॉयडरी है, हैंड एम्ब्रॉयडरी है बनाई हुई, जैसे आपकी कुछ पेंटिंग है बनाई हुई, आप क्या कर सकते हो उसको फ्रेम कर लो और आपकी जो वॉल है आप वॉल पे लगा सकते हो, वो भी बहुत अच्छा दिखता है। मैंने वैसे ही किया था, क्योंकि क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें जो हम डेकोरेशन करते हैं, जैसे डेकोरेशन के लिए हमने बहुत सारा इंटीरियर कर लिया, बट जब अभी देखो टचवुड हमारा बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो हो जाए और हमें बड़े शॉप की ज़रूरत पड़ जाए तो हमें वो जो पूरा सामान है उसको पोर्ट करना पड़ेगा, पूरा ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा उस सामान को। तो ट्रांसपोर्ट करते वक्त क्या हो जाता है, मतलब जो चीज़ें अनरिमूवेबल रहती है वो चीज़ें वहीं पे रह जाती है, मतलब उसमें जो हमने इन्वेस्ट किया है वो हमारा वेस्ट चला जाएगा। तो ऐसे आपको नहीं करना है, आपको इन्वेस्टमेंट ऐसी करनी है जो पोर्टेबल हो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह हम लेके जा सके, ऐसी चीज़ों में आप इन्वेस्ट करो, यही मैं सजेस्ट करूँगी। तो डेकोरेशन में भी आपको कम से कम इन्वेस्ट करना है, जितना कम हो सके उतना कम इन्वेस्ट करो। DIY यूज़ करो, यूट्यूब पे बहुत सारे DIY है, उसको यूज़ करके आप डेकोरेशन का सामान, जो भी डेकोरेशन की चीज़ें हैं आप बना सकते हो। आप वॉलपेपर्स का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे आपने एक आधा वॉलपेपर परचेस कर लिया, जैसे 1000 रुपये से भी वॉलपेपर
वॉलपेपर स्टार्ट हो जाते हैं, 2-3 हज़ार तक बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। तो आप उसमें भी एक इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब एक बुटीक का जो कॉर्नर है, आपने वहाँ पे वॉलपेपर लगा दिया, जिसमें आपको जैसे फ़ोटोज़ आपको निकालनी है तब आपको वॉलपेपर का यूज़ आ जाएगा, वॉलपेपर आपका यूज़ में आ जाएगा। थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है वो आपका अच्छा दिखेगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, वॉलपेपर में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये रहा सारा हमारा इन्वेस्टमेंट के बारे में। देखो अभी मैंने इतना सारा इन्वेस्टमेंट बताया है, तो आपको डर नहीं जाना है। अगर आपका बजट नहीं है इतना सारा, तो आप इतना सारा इन्वेस्ट मत करो। जब आपका बिजनेस ग्रो हो जाएगा तब आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करो। तो देखो, आपके पास एक इंडस्ट्रियल मशीन होना ज़रूरी है, एक इंटरलॉक मशीन होना ज़रूरी है, देन टेलरिंग मटेरियल का होना ज़रूरी है, प्रेस होना ज़रूरी है, एंड एक जो भी आपका कटिंग टेबल है वो आपके पास होना ज़रूरी है। इससे आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे ग्रो होगा वैसे वैसे आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते जाओ। तो इन्वेस्टमेंट के नाम से बिल्कुल भी डरना नहीं है। जितना भी हमारा बजट है उसके अकॉर्डिंग हमें हमारा जो प्लानिंग है वो करना है और हमारा बिजनेस स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो ये सारा हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट के बारे में। देन चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लीगल सेटअप एंड प्रोफेशनल सेटअप। तो जैसे अभी हमने प्रोफेशनली बिजनेस डाला है, तो हमें प्रोफेशनली एंड लीगली सेटअप भी करना पड़ेगा। तो प्रोफेशनल सेटअप में हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमारे बिजनेस का एक नाम डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपके बिजनेस का ऑलरेडी आपने एक नाम रखा होगा, जहाँ से आप घर पे कर रहे थे वहाँ से आपका एक नाम होगा, वो अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, आपको लोगो बनाने की ज़रूरत है। अगर आप वो नाम कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, दूसरा नाम रखना चाहते हो, तो आप एक अच्छा सा एक सिंपल सा नाम सिलेक्ट कर लीजिए जो क्लाइंट को ध्यान में रहे, उनको ध्यान में रहना चाहिए। नहीं तो फिर कैसा होता है, हम बहुत मतलब अच्छा लगने वाला एक कॉम्प्लिकेटेड सा नाम हम सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर वो क्लाइंट को ध्यान में भी नहीं रहता। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सिंपल सा नाम सिलेक्ट करो जो क्लाइंट को ध्यान में रहे। देन आपको एक अच्छा सा लोगो डिसाइड करना है, एक अच्छा सा लोगो बनवा के लेना है। अगर आप बना सकते हो कैनवा में बना लो, अगर नहीं बना सकते तो जो लोगो मेकर रहते हैं 500 तक बना देते हैं, तो आप वहाँ से बना के ले सकते हो। लीगल सेटअप में देखो, लीगल सेटअप में आपको आपका शॉप लाइसेंस बनाना है। देन आता है जीएसटी नंबर। अगर आपका जो बिजनेस है वो बहुत लार्ज स्केल पे आप चलाना चाहते हो, जैसे ऑनलाइन डिलीवरी है कस्टमर की वो कराना चाहते हो, जैसे ऑनलाइन ऑर्डर्स लेना चाहते हो पैन इंडिया से, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जीएसटी नंबर भी लेना पड़ेगा। तो वो अगर आप आपका बिजनेस लार्ज स्केल पे चलाना चाहते हो तभी आपको आपका जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अदरवाइज जीएसटी नंबर में इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ आपके शॉप लाइसेंस में भी काम चला सकते हो। देन आता है हमारा विजिटिंग कार्ड वगैरह। विजिटिंग कार्ड वगैरह तो हमें प्रिंट करवाने ही पड़ेंगे, क्योंकि जब भी हम किसी को हमारे बिज़नेस के बारे में बताएंगे, तब हम जब उनको बिज़नेस कार्ड देंगे, हमारा जो विजिटिंग कार्ड है वो हम देंगे, तब उनको हमारा पूरा इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा। जैसे हमारा नाम, हमारा बिज़नेस का नाम जो भी है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर एंड हमारी जो भी सर्विसेज है वो उनको पता चल जाएगी। जिससे क्या होगा, वो दूसरों को सजेस्ट भी कर सकते हैं, या उनको खुद को काम पड़ा हमारे बिज़नेस से रिलेटेड तो हमारे पास डायरेक्टली आ जाएंगे। तो ये भी एक प्रॉफिट हो जाता है। तो ये सारा रहा हमारा प्रोफेशनल सेटअप के बारे में एंड लीगल सेटअप के बारे में। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मार्केटिंग। देखो, मार्केटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मार्केटिंग में मैं कहूँगी माउथ टू माउथ मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप घर से बिजनेस कर रहे हो, आपके बहुत सारे क्लाइंट्स बन गए हैं, वो आपके पास बार बार आ रहे हैं, वो बार बार आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनको आपका काम अच्छा लग रहा है, इसीलिए वो बार बार आ रहे हैं। तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो कि किसी और को अगर नीड होगा, मतलब कोई स्टिच करवाना होगा या कुछ कस्टमाइज करवाना होगा, तो आपका नाम सजेस्ट करें, आप उनको भी बोल सकते हो। आप एक बार पिच करके देखो, अगर उन्होंने बताया तो अच्छी बात है, अगर नहीं बताया तो फिर अपन दूसरी भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। जैसे आप कूपन्स भी रख सकते हो, जैसे रिलायंस अप्लाई करता है, जैसे रिलायंस ट्रेंड में कूपन्स रखे जाते हैं। हम वहाँ से कुछ शॉपिंग करते हैं तो हमें वो कूपन्स देते हैं, जैसे नेक्स्ट टाइम आओगे तो इतना ऑफ मिलेगा, ऐसे टाइप के। तो हम भी रख सकते हैं, हम रख सकते हैं जैसे 5% लेस मिलेगा, 10% लेस मिलेगा, ऐसे टाइप के हम कूपन्स रख सकते हैं। देखो, स्टार्टिंग में ये जो स्ट्रैटेजी है वो अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। जब हम ये स्ट्रैटेजीज अप्लाई करेंगे तभी हमारा बिजनेस ग्रो होगा। जब एक बार हमारा बिजनेस ग्रो हो गया तो ये जो स्ट्रैटेजीज है ये अप्लाई करना थोड़ा कम कर दो, मतलब ओकेजनली अप्लाई करो। जैसे कोई फेस्टिव ईयर, जैसे कोई फेस्टिव सीजन है या जैसे कोई वेडिंग सीजन है, तब आप अप्लाई कर सकते हो, या आप बंद भी कर सकते हो, आपके हिसाब से आप सोचो। लेकिन स्टार्टिंग में तो आपको ये स्ट्रेटेजीज अप्लाई करनी ही है।
देन आप और एक चीज़ कर सकते हो, जैसे आप पैकेज बना सकते हो। जैसे आपने ब्राइड्स का पैकेज बना दिया, जैसे उसमें पैकेज में आप ऑफर रख सकते हो। जैसे 10 ब्लाउज अगर स्टिच किए तो एक ब्लाउज आप बिना अस्तर वाला फ्री स्टिच करके दोगे, या समथिंग डिस्काउंट दे दोगे, जैसे 5% डिस्काउंट दे दोगे, 10% डिस्काउंट दे दोगे। या उनका लहंगे का फिटिंग रहता है, साइड में जीप लगाना रहता है, वो आप फ्री में करा के दे सकते हो। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप सोच के देखो, आपको जो प्रॉफिटेबल लगेगा वो आप यूज़ करो। ऐसे भी आप स्ट्रेटेजीज अप्लाई कर सकते हो। देन अदर स्ट्रेटेजी ऐसी है कि जैसे देखो, आप सोशल मार्केटिंग कर रहे हो, जैसे इंस्टाग्राम के थ्रू कर रहे हो, फेसबुक पे थ्रू कर रहे हो, आपको आपकी जो डेली क्रिएटिविटी है वो उस पर पोस्ट करनी ही है। अगर आप उस पर डेली पोस्ट करोगे तो क्लाइंट कैसे बने रहेंगे, जो पब्लिक है वो रेगुलर देखेगी आपकी क्रिएटिविटी, और आपको बहुत सारे क्लाइंट्स मिलेंगे, मतलब लोकल भी क्लाइंट्स मिलेंगे एंड वर्ल्ड वाइड से भी मिलेंगे, मतलब पैन इंडिया से भी आपको क्लाइंट मिल सकते हैं। तो आपको सोशल मीडिया पे भी आपकी मार्केटिंग करनी है। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज आपको मार्केटिंग की अप्लाई करके आपके जो क्लाइंट्स हैं वो आपको बढ़ाने हैं। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्डर मैनेजमेंट एंड क्लाइंट सर्विस। तो ऑर्डर मैनेजमेंट के लिए हमें क्या करना है, हमें एक जो ऑर्डर बुक है वो प्रिंट करा लेना है, हमारे शॉप के नाम का, हमारा लोगो रहेगा उसके ऊपर, हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है और हमारा शॉप का एड्रेस वो सब रहेगा। देन नीचे ब्लैंक स्पेस रहता है जहाँ पे क्लाइंट का नाम आता है, उनके मेजरमेंट्स आते हैं एंड जो भी क्लाइंट्स डिज़ाइन बता रहे हैं उसका डिटेल्स रहता है। उसमें आपको एक चीज़ और करनी है, जब भी क्लाइंट्स कोई फैब्रिक आपके पास डाल रहे हैं सिलने के लिए, तो आपको क्या करना है, उसके कटआउट्स लेने हैं और वो आपको वहाँ पे लगाना है स्टेपलर की हेल्प से। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी बहुत सारे ऑर्डर्स रहते हैं, कभी कभी सेम फैब्रिक भी आ जाते हैं, मतलब ब्लाउज पीसेस में ऐसा बहुत बार होता है, जैसे सेम साड़ी का ट्रेंड आ गया तो सेम ब्लाउज पीसेस आ जाते हैं, तो सिर्फ कलर डिफरेंट रहता है, बाकी सब सेम रहता है, तो पता ही नहीं चलता किसका कौन सा है। तो जब हम एक कटआउट्स लगा के रखते हैं तो हमें हेल्प होती है कि किसका कौन सा है। जब हम घर से बिजनेस करते हैं तो ये नहीं किया तो भी चलता, क्योंकि कम ऑर्डर्स रहते हैं, बट जब हम बिजनेस प्रोफेशनली कर रहे हैं तो हमारे पास ऑब्वियसली क्लाइंट ज़्यादा होंगे, तो हमें ये करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये स्टेप आपको फॉलो करना है। देन देखो, क्लाइंट सर्विसेज में कौन सी स्टेप आती है। क्लाइंट सर्विसेज में आपको क्या करना है, क्लाइंट सर्विसेज में आपको क्लाइंट को बहुत अच्छी सर्विस देनी है, जैसे उनकी फिटिंग एंड फिनिशिंग पे बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है और उनको ये चीज़ें बहुत अच्छे से प्रोवाइड करनी है, फिनिशिंग एंड फिटिंग बहुत अच्छे से देनी है। देन आता है डिलीवरी। डिलीवरी आपको मोस्टली टाइम पे देना है। बहुत सारे बुटीक से गलती करते हैं, बट आपको स्टार्टिंग से ध्यान में रखना है कि आपको ये गलती नहीं करनी है। जो भी आपने डेट बताया है उसी डेट पे आप डिलीवरी दो क्लाइंट्स को, तब क्लाइंट्स मतलब तब आपके और क्लाइंट्स के बीच का जो रिलेशन है वो ट्रस्टवर्दी बनेगा और क्लाइंट आपके पास बार बार आएगा। अदरवाइज कभी कभी क्या हो जाता है, क्लाइंट को बहुत इमरजेंसी रहता है, कोई आउटफिट उनको पहनना रहता है और उनका मूड खराब हो जाता है, फिर वो क्लाइंट आपके पास बार बार नहीं आते, फिर से नहीं आते, तो आपका क्लाइंट टूट जाता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। इफ़ कोई मतलब प्रॉब्लम आ गई है, कोई मतलब इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम है या कुछ भी इमरजेंसी है, जैसे आप उनका ऑर्डर पूरा नहीं कर पाए, कंप्लीट नहीं कर पाए, तो आप उनको कॉल करके बता सकते हो, मैसेज करके बता सकते हो कि आपका जो ऑर्डर है वो मेरे से कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप नेक्स्ट डे लेके जाओ या 2 दिन में लेके जाओ, लेकिन उससे ज़्यादा देर भी नहीं करनी है। तो आपको ऐसा करना है, उनको कॉल करके बता देना है, जिससे क्या होगा, क्लाइंट का और आपके बीच का जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये 2 सर्विसेज जो है वो क्लाइंट को बहुत अच्छी देनी है। देन नेक्स्ट आता है, जैसे हम क्लाइंट्स को का फीडबैक लेते हैं, क्लाइंट्स को पूछते हैं आपको हमारी ड्रेस कैसे लगी। अगर क्लाइंट ने कभी निगेटिव फीडबैक दे दिया कि नहीं मुझे आपका फिटिंग नहीं अच्छा लगा, या मुझे आपके जो स्टिच करने का स्टाइल है ये नहीं अच्छा लगा, जो भी आपको उन्होंने फीडबैक दिया है, नेगेटिव फीडबैक दिया है, तो आपको उसको पॉजिटिवली लेना है, उसको नेगेटिवली नहीं लेना है। आपको सोचना है कि आप उसमें इंप्रूवमेंट्स कैसे करोगे, आपको इसके बारे में सोचना है, ना कि मतलब वो क्या बोल रहे हैं, आपको नेगेटिव कमेंट दिया है, इसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको क्लाइंट के साथ कभी भी बहस नहीं करनी है, आपको क्लाइंट के साथ कभी भी झगड़ा नहीं करना है। जो वो बता रहे हैं आपको, जो भी फीडबैक दे रहे हैं, उनको आपको पॉजिटिवली लेके सिर्फ इम्प्रूवमेंट करना है, उनकी बातों को समझना है, मतलब आपसे कहाँ पे गलती हो गई या कहाँ पे आपका इशू आ रहा है, या अगर इशू नहीं होगा तो फिर उनको समझाना है कि नहीं ये ऐसे ही रहता है, कि ये पैटर्न ही ऐसे है, या कभी कभी फैब्रिक का फ़र्क रहता है, कभी फैब्रिक बहुत थिक होता है तो उसका फिटिंग अलग लेवल का आता है। तो आपको बातें उनको समझानी है प्यार से, ताकि रिएक्ट होकर उनसे आपको झगड़ा करना है। तो ठीक है, इन सारे बातों का आपको ध्यान रखना है। देन देखो, ऑर्डर मैनेजमेंट में आपको एक
चीज़ और ध्यान में रखनी है। जैसे आपका मंथ हो गया तो आपको मंथली आपका जो रिकॉर्ड है वो रखना है। जैसे आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, मतलब जैसे आपको रॉ मटेरियल कितना लगा है, जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना हुआ है, जैसे रेंट है आपका वो कितना लगा है, और जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है उसमें से वो माइनस करके आपका प्रॉफिट कितना हुआ है, इसका आपको मंथली रिकॉर्ड रखना है। जिससे क्या होगा ना, आप क्लियर रहोगे कि आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, इसमें आप क्लियर रहोगे। तो आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना है और ये चीज़ भी आपको ध्यान से करनी है। देन नेक्स्ट चीज़ आती है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। तो देखो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कैसे रखनी है, आपको क्या करना है, आपको मार्केट का एनालिसिस करना है। आपके जो साइड में बुटीक्स होंगे, जो भी आपके बिजनेसेस होंगे आपके रिलेटेड, उनका प्राइसिंग क्या है वो आपको एक बार एनालिसिस करना है। उनका जो भी प्राइसिंग है उसके अकॉर्डिंग आप आपका प्राइस जो है वो आप डिसाइड कर सकते हो। देन आता है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में आपका जो प्राइस है वो फिक्स रखो, और आपका जो प्राइस बोर्ड है वो आप एक बना लो, जो चार्ट है, जैसे मेन्यू कार्ड आता है हम जब होटल में जाते हैं, वैसे ही आपको एक चार्ट बनाना है, आपका एक रेट कार्ड बनाना है जिसमें आपके पूरे रेट्स लिखे रहेंगे। जैसे बेसिक के रेट आप लिख लो, जैसे कटोरी ब्लाउज हो गया, प्रिंसेस हो गया, 4 डाट का ब्लाउज हो गया, सिंपल ब्लाउज हो गया, देन विथ अस्तर के ब्लाउज हो गए, उसके आप बेसिक रेट लिख लो। देन जब आप डिज़ाइन ऐड करोगे, जैसे उसका एक्स्ट्रा का ऐड होगा, तब आपको वहाँ पे वैसे लिखना है कि पर डिज़ाइन का इतना इतना लगेगा, आपको ऐसे नीचे एक नोट में लिख देना है। बट आपका जो प्राइसिंग है वो आपको फिक्स रखना है, क्योंकि कैसे होता है जब हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं तब हम भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कभी किसी को 50 रुपये एक्स्ट्रा बता दिया, कभी किसी को 50 रुपये कम बता दिया, ऐसे आपको नहीं करना है। उससे क्या हो जाता है, क्लाइंट्स खराब हो जाते हैं। इसीलिए रेट बोर्ड का बनाना बहुत ज़रूरी है। कोई भी क्लाइंट आए उनको आप रेट बोर्ड बता दो, उससे उनके लिए भी ईजी हो जाता है और आपके लिए भी ईजी हो जाता है। देन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में नेक्स्ट चीज़ आपको ये करनी है, आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है तो उनसे आपको एडवांस लेना है। एडवांस लेने से क्या होता है, क्लाइंट के बीच में एक सीरियसनेस बढ़ जाती है, इसीलिए आपको एडवांस पेमेंट का स्ट्रेटेजी आपको रखना ही है। देन आता है हमारा लास्ट पॉइंट, ग्रोथ स्ट्रेटेजी। हमें ग्रोथ स्ट्रेटेजी तो करनी ही है। किसको नहीं लगता कि हमारा बिजनेस ग्रो नहीं होना चाहिए, सबको लगता है कि बिजनेस ग्रो होना चाहिए, बहुत सारे पैसे आने चाहिए, बहुत अच्छे से ग्रो होना चाहिए, सबको लगता है। तो उसके लिए हमें स्ट्रेटेजीज भी करनी पड़ेगी। देखो जैसे जैसे हमारा बिजनेस बढ़ रहा है तो हमें एक टीम हायर करनी पड़ेगी। जैसे आपका जितना बजट है उसके अकॉर्डिंग आप टीम हायर कर सकते हो। जैसे आपका बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो हो गया है तो आप एक परमानेंट टेलर हायर कर सकते हो, एक मास्टर भी हायर कर सकते हो, अगर अच्छा बिजनेस ग्रो हुआ है तो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा बिजनेस ग्रो हुआ है बट वर्क जो है वो बहुत हेक्टिक हो रहा है, तो आप शेयरिंग पे भी कोई रख सकते हो। जैसे लेडीज़ लोग रहते हैं, उनको काम की ज़रूरत रहती है, वो घर से काम करना चाहती है बट उनके पास कोई काम नहीं रहता, तो फिर आप उनको शेयरिंग से काम दे सकते हो। जैसे आपने 30% उनको दे दिया, 60% 70% खुद रख लिया, या जैसे 60-40 का कर लिया, जैसे 40% आप उनको दे रहे हैं, 60% खुद रख रहे हैं। इसमें आप कटिंग खुद करोगे, उनको सिर्फ स्टिचिंग के लिए दोगे, ऐसा भी आप कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका काम भी थोड़ा सा हल्का हो जाएगा और आपको और भी चीज़ें करने के लिए, जैसे आपके बिजनेस के ग्रोथ के बारे में सोचने के लिए आपको टाइम मिलेगा। देन आता है, अगर आपका बिजनेस अच्छे से ग्रो हो गया है और बहुत सारा वर्क है और आपका बिजनेस जो है वो ग्रो भी करना है, मतलब साइड बाय साइड और भी बिजनेसेस स्टार्ट करने हैं। बिजनेसेस लाइक जैसे फैब्रिक रखने हैं, रॉ मटेरियल रखना है आपको, या डिज़ाइनर फैब्रिक्स आपके बुटीक में आपको रखना है, तो इसके लिए भी टाइम लगेगा ना, इसके लिए भी टाइम का इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक हेल्पर असिस्टेंट रख सकते हो, जिसकी हेल्प से आप जैसे क्लाइंट्स को अटेंड करना है, उनके साथ डिज़ाइन डिस्कशन करना है, उनको डिलीवरी देना है, उनसे फैब्रिक रिसीव करना है, ये सारे काम जो है वो आपका असिस्टेंट संभाल लेगा। जिससे आपको क्या होगा, आपको जो साइड बाय साइड आपको जो बिजनेस स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करने के लिए आपको टाइम मिलेगा, एंड जो भी बिजनेस का आपको ग्रोथ करना है उस चीज़ के बारे में सोचने के लिए आपको टाइम मिलेगा। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो। देन आप नेक्स्ट स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो कि आप लोकल जो एग्जीबिशंस रहते हैं उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। उससे क्या होगा, जो लोकल लोग हैं उनको आपके बुटीक के बारे में पता चलेगा। वहाँ पे उस एग्जीबिशन में आप जो भी आपकी क्रिएटिविटी डिस्प्ले कर रहे हो, वो क्रिएटिविटी देख के उनको पता चलेगा कि आपका क्रिएशन कैसा है, आपकी फिनिशिंग कैसी है, ये सारी चीज़ों के बारे में उनको पता चलेगा और वो आपके पास आएंगे। इससे भी आपका एक मार्केटिंग होगा।
देन नेक्स्ट आप एक चीज़ कर सकते हो, जैसे हमारे सोसाइटी में पॉपअप इवेंट्स रहते हैं, जैसे लेडीज़ ओरिएंटेड इवेंट्स रहते हैं, जैसे हो गया वुमेंस डे, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स रहते हैं जिसमें लेडीज़ इन्वॉल्व रहती है। उस प्रोग्राम में आपको इन्वॉल्व होना है, जिससे आपका क्या होगा, लेडीज़ के बीच आपके जो बुटीक है उसका आपका मार्केटिंग भी हो, जिससे क्या होगा, आपके जो बिज़नेस का मार्केटिंग है वो हो जाएगा एंड आपका बिज़नेस जो है वो ग्रोथ होने में हेल्प होगी। अभी बिजनेस ग्रोथ के लिए आपको क्या करना है, साइड बाय साइड जैसे रॉ मटेरियल को बेचना, ऐसे भी आपको करना है। जैसे आप डिज़ाइनर फैब्रिक्स रख रहे हो, उसको आप बेच रहे हो, वो भी आपको करना है। मतलब ये सारी चीज़ें आपको आपका जो बिजनेस है वो इंक्रीज़ करने में, आपका जो पैसा है वो इंक्रीज़ करने में आपको हेल्प करेगा। और देखो, आप और एक चीज़ कर सकते हो, जैसे आप क्या कर सकते हो, आपके बुटीक में जैसे ब्लाउज़ बनवा के रख सकते हो, डिज़ाइनर ब्लाउज़ रेडीमेड बनवा के रख सकते हो। जैसे किसी किसी को कभी टाइम पे इमरजेंसी रहता है, ब्लाउज़ उनको चाहिए रहता है, तो उनको मतलब सिलाना पॉसिबल नहीं रहता, तो ऐसे वक्त हमारे पास रेडीमेड ब्लाउज़ भी हमारे बुटीक से बनाए हुए रहने चाहिए। जैसे फैब्रिक भी हमारा ही रहेगा और हमारे टेलर से वो बनाए रहेंगे स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स में, जैसे एक्सेल, एल, मीडियम, स्मॉल, ऐसे साइजेस में बनाए रहेंगे। मतलब क्या हो जाता है ना, क्लाइंट्स को साइड बाय साइड वो भी एक सर्विस हम दे सकते हैं, जिससे हमारा पैसा बन सकता है। तो ये भी चीज़ हमें हमारी जो ग्रोथ है उसकी तरफ लेके जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। देखो, ये जो है ना, मैंने जो ग्रोथ स्ट्रेटेजी में ये चीज़ें जो बताई है ना, कि मतलब हेल्पर रखना, ये सारी चीज़ें मतलब आप सीरियसली लो और इसके बारे में सोचो। कभी कभी कैसा हो जाता है ना, मतलब हम सोचते हैं कि नहीं, अभी हमने कोई हेल्पर रख दिया तो उसको भी हमें पेमेंट करना पड़ेगा, उसमें भी हमारा पैसा जाएगा। ऐसे मत सोचो। ये गलती मैंने की थी जब मैंने बुटीक डाला ना, तब मैंने ये गलती की थी कि सब मेरे को ही करना है। मतलब अभी क्लाइंट्स भी बढ़ रहे हैं बट उनको भी अटेंड मुझे ही करना है। ये गलती आप मत करो, क्योंकि ये गलती से क्या हो जाता है, जो आपका बिजनेस का ग्रोथ है उसकी तरफ आप देख नहीं पाते हैं, एडवर्टाइजमेंट है उसकी तरफ आप देख नहीं पाते हैं। वो मेरे से गलती हो गई थी, तो मेरा वही हो रहा था कि मैं मतलब बाकी जो चीज़ें थी उसकी तरफ मैं ध्यान ही नहीं दे पा रही थी। सारा मेरा टाइम उसमें ही निकल जाता था। क्लाइंट्स आएंगे, उनको अटेंड करो, उनके साथ डिज़ाइन डिस्कस करो, देन उनको डिलीवरी दो, कटिंग करना है वो करो। मतलब स्टिचिंग के लिए था मेरे पास सर्विस, बट ये सारी चीज़ों के लिए मैंने कभी सोचा ही नहीं। बट आप मेरे गलती से सीखो, जब भी आपका बिजनेस ग्रो हो जाए तब आपके लिए कोई ना कोई आप हेल्प ढूंढ लो, आप हेल्प रखो, जिससे आपका बिजनेस ग्रो होने में हेल्प होगा। तो ये सारा हो गया आपको प्रोफेशनली बिजनेस कैसा बिल्डअप करना है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको लग रहा है कि मुझसे कोई पॉइंट मिस हो गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाने का ज़रूर ट्राई करूँगी। और मैं लास्ट में एक अनाउंसमेंट करने वाली थी, वो ये है कि मंडे से हमारा मतलब कल से हमारा ब्लाउज मास्टरी प्रोग्राम चालू होने जा रहा है। वो भी एकदम फ्री में है। जो भी लोग घर से ब्लाउज सिलते हैं बट उनको प्रॉब्लम्स आ रही है, लाइक उनका शोल्डर गिर रहा है, या फिटिंग बराबर नहीं बैठ रही, या उनको डिज़ाइन कैसे डालना है वो नहीं समझ में आ रहा, या कटोरी ब्लाउज है वो बनाने से वो डरते हैं, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स अगर आपको आ रही होगी तो आप मेरा ये जो क्लास है वो ज्वाइन कर सकते। 4 टक्स का ब्लाउज है, ये सारे टाइप्स के ब्लाउज मैं उसमें लेने वाली हूँ, वो भी बेसिक से लेकर एडवांस तक। उसमें डिज़ाइन कैसे डालना है वो भी मैं पढ़ाने वाली हूँ। तो एक क्लास को आप ज्वाइन कीजिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोई भी पैसे नहीं पे करने पड़ेंगे, आपको सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड आपका जो बेल नोटिफिकेशन आपको जो आता है उस पर आप क्लिक कर दो, जिससे क्या होगा, जो भी मैं अपडेट्स डालूंगी वो आपको रोज़ के रोज़ मिलते जाएंगे। तो गाइज, एक्साइटेड हो ना आप? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहो, ग्रो करते रहो और खुश रहो।